Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे मेरा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप लोग इंस्टाग्राम पर जाकर दीपक यादव एजुकेशन टाइप करके मेरे प्रोफाइल पर जाकर कनेक्ट हो सकते हो और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वहाँ पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। दैन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। आज भी हमारा हमेशा की तरह टारगेट 2K प्लस लाइक्स का रहने वाला है। यह है आज का सबसे पहला और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आराम से रिलेट कर सकते हो। इंडिया रशिया के रिलेशनशिप के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक ज़बरदस्त टॉपिक है, लंबे समय से चर्चा में है। रशिया यूक्रेन का वॉर चला, उस दौरान भी दोनों के रिलेशन को लेकर काफ़ी चर्चा हुई है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप प्रॉपर नोट्स बना लेना। इंडिया रशिया के रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। तो इस आर्टिकल को कहाँ से रिलेट कर सकते हो मैंने आप लोग को सिलेबस बता दिया। बाकी पहले हम लोग सोर्स देख लेते हैं कहाँ से इस आर्टिकल को उठाया गया है। इंडियन एक्सप्रेस से इस आर्टिकल को डिटेल से कवर किया गया। एक्सप्लेन सेक्शन पर भी अभी डिटेल से इस आर्टिकल को कवरेज मिला है। अब एक और क्वेश्चन उठता है, इंडिया रशिया की रिलेशनशिप ये अचानक से चर्चा में आ गई, इसके पीछे कोई कारण तो होगा ना। हाँ, कारण है, वो यह है कि अभी रिसेंटली दोनों कंट्रीज़ ने अपने रिलेशनशिप के 75वीं एनिवर्सरी को पूरा कर लिया है और इसका सेलिब्रेशन भी किया। तो इसी वजह से यहाँ पर ये रिलेशनशिप काफ़ी चर्चा में थे। इंडियन एक्सप्रेस पर तो इवन पूरा का पूरा 2 पेज डेडिकेट कर रखे थे इंडिया रशिया के रिलेशनशिप को लेकर। वहीं से काफ़ी मेजर पॉइंट्स निकाल कर आपके साथ में चर्चा करने वाला हूँ। पहले लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा महान भारत हुआ, ऊपर आपको रशिया देखने को मिलेगा, इधर बराबर में यूक्रेन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी काफ़ी चर्चा में देखने को मिल रहा है आज के टाइम पर। अब देखो, इंडिया रशिया के रिलेशनशिप के अंदर अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। एस्पेक्ट्स बोले तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, पॉलिटिकल रिलेशन कैसे हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे हैं, ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर डिफेंस रिलेशन कैसे हैं। तो एक एक करके हम लोग सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। पहले सबसे कवर करेंगे हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। अगर हम दोनों कंट्रीज़ का इतिहास देखें तो लंबे समय से बहुत अच्छी तरीके से आपस में इन्होंने कोऑपरेट किया है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, इन हर एक एस्पेक्ट के तौर पर दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप हमेशा से ही मजबूत होते रहे, लगातार बढ़ते रहे। इनफैक्ट इतिहास में जब कोल्ड वॉर चला था, यानी कि शीत युद्ध जब चला था, इस कोल्ड वॉर के टाइम पर भी इंडिया और सोवियत यूनियन के जो रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी अच्छे रहे। अब मैंने सोवियत यूनियन क्यों बोला, क्योंकि ये 1991 से पहले की बात हो रही है। कोल्ड वॉर जब हुआ था तो बेसिकली वो यूएस और यूएसएसआर के बीच में हुआ था, जिसको हम लोग सोवियत यूनियन के नाम से जानते हैं। यानी पहले रशिया नहीं था, वो रशिया सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर के नाम से जाना जाया करता था। कुछ इस प्रकार से यूएसएसआर दिखता था 1991 से पहले। तो यहाँ पर ये बड़ा सा एरिया हुआ करता था, लेकिन 1991 में ये पूरा का पूरा यूएसएसआर टूट गया। इसमें से टोटल 15 देश निकल कर आए। अब वो 15 देश कौन कौन से हैं उन सब के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। इसमें से यहाँ पर एक देश आपको रशिया भी देखने को मिल जाता है ऊपर, ठीक है ना, ध्यान रखना इसके बारे में। अब मैंने आपको बताया कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम पर भी इंडिया और यूएसएसआर, जो कि उस टाइम का रशिया था, इन दोनों के रिलेशनशिप काफ़ी मजबूत थे। स्ट्रेटजिक, मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हर तरीके से यहाँ पर काफ़ी मजबूत थे। फिर उसके बाद में थोड़े टाइम बाद दोनों के रिलेशन के अंदर एक आप कह सकते हो कि टकरार आती है। वो टकरार क्या आती है, दोनों के रिलेशनशिप बीच में थोड़े से खराब होने लगे थे। उसके पीछे का कारण है चाइना और पाकिस्तान। अब चाइना और पाकिस्तान कैसे कारण बन सकते हैं, क्योंकि रशिया ने क्या किया, चाइना और पाकिस्तान के साथ में अपने रिलेशंस को काफ़ी क्लोज कर लिया था, काफ़ी मजबूत कर लिया था। अब ऑब्वियसली आपको पता होगा कि इंडिया से चाइना के रिलेशन और इंडिया से पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी ख़राब है। दोनों कंट्री के साथ में हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर यही कारण बना जिसकी वजह से भारत और रशिया के रिलेशनशिप में थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, या फिर आप कह सकते हो थोड़े टाइम के लिए रिलेशंस खराब हुए। लेकिन उसके कुछ ही टाइम बाद रिलेशंस वापस से इंप्रूव होना स्टार्ट हो गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब बात करते हैं पॉलिटिकल रिलेशंस के बारे में। अभी हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर किया है कि इतिहास में किस प्रकार से रिलेशन थे। अब पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ के लीडर, यहाँ पर इंडिया के पीएम हो गए और वहाँ पे रशिया में कोई पीएम नहीं है, प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे व्लादिमीर पुतिन।
तो दोनों के बीच में हर साल एक एनुअल समिट देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि एक सबसे बड़ा समिट माना जाता है। तो ये भी एक सबसे मेजर पॉइंट देखने को मिलेगा जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस लगातार ग्रो हो रहे हैं। उसके साथ साथ पीएम मोदी ने और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने सबसे पहली बार इनफॉर्मल समिट रखा था। ध्यान रखना, इनफॉर्मल समिट था ये, सिटी ऑफ सोची के अंदर, रशिया के अंदर ये समिट रखा गया था 2018 में। फिर 2019 में जो व्लादिमीर पुतिन हैं, इन्होंने यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन किया, और ऑर्डर साइन करते हुए वो क्या किया, हमारे पीएम मोदी को रशिया का एक सबसे हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो पीएम मोदी को रशिया का एक हाईएस्ट स्टेट डेकोरेशन अवार्ड मिला हुआ है। ध्यान रखना, द ऑर्डर ऑफ स्टेट एंड्रयू एंड एपोस्टल के नाम से आपको ये देखने को मिलेगा। जिसके बाद इंडिया और रशिया के रिलेशन, साथ ही साथ इन दोनों कंट्रीज़ के पीपल टू पीपल रिलेशंस भी इंप्रूव होने चालू हो गए थे। फिर दोनों कंट्रीज़ के बीच में और भी मीटिंग्स होती हैं, जैसे कि इंटर गवर्नमेंटल कंपनीज ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी, कल्चरल कोऑपरेशन, एक ग्रुप ये देखने को मिलेगा। दूसरा है मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, ये दोनों ही यहाँ पर हर साल मिलते हैं, ध्यान रखना। तो इसके बेसिस पर भी रिलेशंस हर साल इंप्रूव होते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, और इसमें से जो मेजर पॉइंट्स लग रहे हैं उनको आप लोग यहाँ पे प्रॉपर नोट डाउन करते हुए चल सकते हो। तो हिस्टोरिकल रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशंस कवर हुए। अब बात करते हैं दोनों कंट्रीज़ के व्यापार के अंदर किस प्रकार से रिलेशंस देखने को मिलेंगे। दोनों कंट्रीज़ का मेजर फोकस ये है कि हम लोग साल 2025 तक क्या कर सकें, अपने दोनों कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं और व्यापार को बढ़ाएं। इनका फोकस ये है, दोनों कंट्रीज़ 2025 तक $50 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट कर दें, और जो व्यापार है उसको $30 बिलियन तक का पहुंचा दें। बायलैटरल ट्रेड साल 2020 के अंदर ये $8.1 बिलियन का था, लेकिन 2025 तक फोकस किया जा रहा है इसको हम लोग $30 बिलियन तक कर दें, यानी व्यापार को बढ़ाने के ऊपर लगातार चर्चा की जा रही है। अब दोनों कंट्रीज़ के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ इंपोर्ट और कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे रशिया की साइड से हम लोग काफ़ी सारा मिनरल फ्यूल, काफ़ी सारा कच्चा तेल वगैरह भी लेते हैं, पर्ल्स, प्रीशियस मेटल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग लेते हैं। और रशिया हमसे क्या लेता है, रशिया आप कह सकते हो अगेन वही प्रीशियस मेटल, स्टोन्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसके अंदर ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो उसके लिए परेशान मत होना। अब आते हैं दोनों कंट्री के रिलेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ, यह है डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेशन। इसको लेकर पहले क्वेश्चन बन चुका है मेंस के अंदर में, पॉसिबिलिटी है इसके ऊपर वापस से क्वेश्चन बने। अब इंडिया और रशिया के जब हम लोग मिलिट्री और टेक्निकल कोऑपरेशन देखते हैं, यानी कि डिफेंस कोऑपरेशन देखते हैं, तो दोनों कंट्रीज़ एक समय पर सिर्फ और सिर्फ बायर और सेलर हुआ करती थी, आपस में खरीदा और बेचा करती थी। लेकिन आज के टाइम पर रिलेशन इतने अच्छे हो चुके हैं कि दोनों देश साथ में मिलकर डिफेंस टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स के ऊपर साथ में रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं। यानी एक टाइम पर खरीदा बेचा करती थी, आज के टाइम पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और दोनों कंट्रीज़ के बीच में जब हम लोग डिफेंस की बात करते हैं तो एक आप कह सकते हो अभ्यास होता है, दोनों कंट्री के बीच में एक ट्राई सर्विस होता है। क्वेश्चन बन सकता है आपसे वनडे एग्जामिनेशन के अंदर, ये अभ्यास कौन सा है, इसका नाम है इंद्र। प्लस दोनों कंट्रीज़ के बीच में और भी बहुत सारे जॉइंट मिलिट्री प्रोग्राम्स होते हैं, जिसके अंदर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम एक है, फिर 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है, सुखोई Su-30 MKI प्रोग्राम है, देन इसी प्रकार से HAL टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, KA-2260 ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, कुछ इस प्रकार से आप देख पाओगे। बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स हैं जहां पर रशिया और इंडिया दोनों इंक्लूडेड हैं। ये सारी चीज़ें जो आप लोग देख पा रहे हो, इसमें यहाँ पे भारत और रशिया ने साथ में मिलकर कहीं ना कहीं काम किया है। फिर उसके बाद भारत ने अभी बहुत सारे चीज़ों का ऑर्डर दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग रशिया से परचेज़ कर रहे हैं, जैसे कि S-400 सिस्टम जो आप लोगों ने देखा होगा, ये रहा S-400 सिस्टम, जिसको लेकर काफ़ी बवाल भी चलता है। बात कर जाती है कि US जो है इंडिया के ऊपर काटसा के सैंक्शंस लगा देगा, है ना। तो S-400 सिस्टम ये देखने को मिलेगा। उसके बाद कामोव KA-226 ये जो हेलीकॉप्टर है ये इंडिया ले रहा है। उसके बाद T-90S भीष्म, देन उसके बाद INS विक्रमादित्य जो हमारे पास आज के टाइम पर इकलौता एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके बाद INS विक्रांत भी है जो कि अभी यहाँ पर प्रॉपरली तैयार हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली पूरी तरह से रेडी है, अभी कुछ और चीज़ें बाकी हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारे पास INS विक्रमादित्य ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर आपको देखने को मिलेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब यह है एक विशाल सा जहाज़ है जिसके ऊपर हम लोग विमान को रख सकते हैं, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पर रशिया की मदद से हम लोग को मिला हुआ है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रशिया की हमारे डिफेंस रिलेशंस के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया जो है रशिया के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर डिपेंडेंट है। हमारी इंडियन नेवी काफ़ी बुरी तरह से डिपेंडेंट आप कह सकते हो, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स प्रोग्राम है और वो भी हम लोगों ने रशिया की मदद से चला रखे हैं,
ठीक है ना। न्यूक्लियर सबमरीन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर सबमरीन सिर्फ कुछ ही देशों के पास में है, ज़्यादा देशों के पास में है नहीं। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ फ्रीगेट्स हो गए, कुछ किलो क्लास सबमरीन हो गई, आईएनएस अरिहंत हो गया, उसके बाद यहाँ पे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल हो गया, आईएनएस चक्रा हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने रशिया की मदद से ही बनाई है, रशिया की मदद से ही इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें आ पाई हैं। तो जैसे कि आप देख पाओगे सबमरीन की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो कलवरी क्लास जो सबमरीन है ये फ्रांस से ली गई है, शिशुकुमार क्लास जर्मनी से ली गई है, लेकिन जो किलो क्लास है ध्यान रखना, सिंधु कोश या फिर किलो क्लास जो सबमरीन्स हैं वो रशिया की मदद से बनाई गई हैं। और इसके अंदर अलग अलग सबमरीन्स आपको देखने को मिलेंगी, आईएनएस सिंधु कोश, आईएनएस सिंधु रत्न, ये सारी सबमरीन्स के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी मैंने आपको बताया न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात करते हैं तो न्यूक्लियर सबमरीन्स बहुत कम देशों के पास में है। तो आप कहोगे न्यूक्लियर सबमरीन में ऐसा होता क्या है? देखो, एक जो पनडुब्बी होती है सिंपल सी जिसको हम लोग देखते हैं वो होती है डीजल पावर्ड, जिसके अंदर डीजल का यूज़ किया जाता है, और दूसरी होती है न्यूक्लियर पार्ट जिसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग किया जाता है। डीजल पावर वाली जो सबमरीन होती है इसको समय समय पर पानी से बाहर आना पड़ता है, डीजल जलाकर अपने बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो समय समय पर इसको बाहर, एक सप्ताह में एक बार बाहर निकलना पड़ता है। और सबमरीन का फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं, अगर सबमरीन को बार बार निकलना पड़ रहा है, बार बार बाहर निकलेगी तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन के अंदर क्या है, पानी के अंदर ही न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग यहाँ पर बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, उसको जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें फ़ायदा यह मिलता है कि आपको पानी से बाहर जल्दी जल्दी नहीं निकलना पड़ेगा, महीने तक पानी के अंदर सबमरीन अपनी पनडुब्बी को डुबा के रख सकते हो। तो ये इसका एक फ़ायदा देखने को मिलता है न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन का, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अब ये न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन इंडिया के अंदर आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। आईएनएस अरिहंत को लॉन्च किया गया था 26 जुलाई 2009 में, आईएनएस अरिघात को 19 नवंबर 2017 में। ये कुछ डेटा विकीपीडिया पर अवेलेबल आपको देखने को मिल जाएगा। आगे आते हैं, अब कुछ और इंपॉर्टेंट एरियाज़ क्या क्या हैं जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप काफ़ी मजबूत देखने को मिलेंगे। सबसे पहला एक और पॉइंट है न्यूक्लियर रिलेशन। न्यूक्लियर एनर्जी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट एनर्जी है, और इसके मामले में अभी रिसेंटली भी काफ़ी जो खबर है काफ़ी चर्चा में थी कि रशिया जो है हम लोग को एक क्वालिटी वाला न्यूक्लियर फ्यूल प्रोवाइड करवा रहा है, और वो न्यूक्लियर फ्यूल हम लोग अपने कोदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे तमिलनाडु के अंदर ये कोदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको देखने को मिलेगा। इसको रशिया की मदद से डेवलप किया गया, और बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो रशिया है अभी हम लोग को एक क्वालिटी वाला न्यूक्लियर फ्यूल दे रहा है। उसके साथ साथ स्पेस के अंदर यानी कि अंतरिक्ष के मामले में भी दोनों कंट्रीज़ साथ मिलकर कोऑपरेट कर रही हैं काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। जैसे इंडिया का इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसी प्रकार से रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसको हम लोग रॉसकॉस्मोस के नाम से जानते हैं। दोनों ने काफ़ी सारी जॉइंट एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल हो रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को साइन किया गया था 19वें बायलैटरल समिट के दौरान। दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर काफ़ी सारे सैटेलाइट्स, काफ़ी सारे नए नए सिस्टम्स के ऊपर काम कर रही हैं अभी के टाइम पर। उसके बाद साइंस एंड टेक की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ के जो वर्किंग ग्रुप हैं, है ना, एक तरफ है IRIGCTEC, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड लॉन्ग टर्म प्रोग्राम, और दूसरा है बेसिक साइंस कोऑपरेशन प्रोग्राम। तो इस प्रकार के बीच में आप लोग देख पाओगे ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इंडिया और रशिया के रिलेशंस के बीच में। यहाँ पे कुछ और भी इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं जहाँ पर इंडिया रशिया दोनों मिलकर नए नए इन्वेंशंस कर रहे हैं, साथ में कोऑपरेट करके इन्होंने टेलीमेडिसिन के ऊपर काम किया, है ना। टेलीमेडिसिन यानी कि किसी डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, आप फ़ोन के माध्यम से अपना इलाज करवा सकते हो। इस प्रकार की चीज़ों का डेवलपमेंट साथ में मिलकर इंडिया रशिया कर रहे हैं। उसके बाद एक और मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है कल्चरल रिलेशन। लगभग 20 रशियन इंस्टीट्यूशंस की जो हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, स्कूल्स है जो कि रशिया के अंदर हैं, वहाँ पर ये लोग हिंदी भी पढ़ा रहे हैं काफ़ी सारे रशियन स्टूडेंट्स को। तो जो कल्चर बेसिस हैं वहाँ पर भी रिलेशन काफ़ी मजबूत देखने को मिलेगा। ना केवल हिंदी के अलावा तमिल, मराठी, गुजराती, बंगाली, उर्दू, संस्कृति, पाली, ये सारी जो भाषाएं हैं वो सब रशियन इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ाई जा रही हैं। इंडियन डांस हो गया, इंडियन म्यूज़िक, योगा, आयुर्वेदा, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर रशिया के अंदर प्ले किया जा रहा है। तो इस वजह से एक कल्चरल सिग्निफिकेंस भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिलता है। अब रशिया हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको लेकर भी एक चर्चा होती है। तो चाइना को बैलेंस करने के लिए आपको पता होगा जो गलवान वैली वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, इस वाले रीजन के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स रहते हैं। खासकर ये पिक्चर डिनोट ये करता है, यहाँ पे रेड कलर की लाइन है, इधर येलो कलर की लाइन है, इधर ब्लू कलर की लाइन है, इधर भी ब्लू कलर की लाइन है। ये कुछ एरियाज़ है जहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर पे लेकर विवाद होता है। ये अक्साई चीन वाला एरिया हुआ, यहाँ पर विवाद रहता है, ठीक है ना। तो इसमें रशिया मदद कर सकता है, रशिया यहाँ पर बैठकर इस मामले को सुलझा सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो चाइना को बैलेंस करने के लिए
रशिया परफेक्ट है, यहाँ पर ये भी बातें बताई जाती हैं। इसी वजह से रशिया हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, ये भी क्लियर हो गया। बाकी रशिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इंडिया के साथ मिलकर वो आतंकवाद को ख़त्म करने के ऊपर पूरा फोकस कर रहा है, आतंकवाद से लड़ने के लिए। फिर उसके बाद हमारे मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से भी रशिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब जो है मिलिट्री के पर्सपेक्टिव में आपको पता होगा, हम लोग अपने कंट्री में खुद काफ़ी सारा पैसा खर्च रहे हैं ताकि खुद के यहाँ पर हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट्स को डेवलप कर पाएँ, तो वो भी आज के टाइम पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जैसा एक टाइम पे रहा करता था, हम लोग रशिया से बहुत सारे हथियारों को परचेज़ किया करते थे, वैसा आज के टाइम पर नहीं है, काफ़ी कुछ कम हो चुका है क्योंकि हम लोग खुद आत्मनिर्भर इनिशिएटिव की तरफ चल रहे हैं। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोग को इंडिया रशिया के रिलेशंस के रिगार्डिंग एक पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ है तो वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा दो यार। अब सेकंड आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे चर्चा की जा रही है एंटार्क्टिका के इनफैक्ट बर्फ़ के अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए हैं। बहुत कंसर्न वाली बात है, चिंता वाली बात है। इससे काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है, इसके क्या क्या इसको कॉम्बैट करने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए हैं, वो भी मैं आपके साथ में चर्चा करने वाला हूँ। पहले जान लेते हैं, हम लोग बात करें एंटार्क्टिका की। अब एंटार्क्टिक और आर्कटिक दोनों अलग अलग है, कन्फ्यूज मत हो जाना। देखो, अगर मैं आप लोग को यहाँ पर अर्थ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊँ कुछ इस प्रकार से, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ वाला, ये बेसिकली आर्कटिक वाला रीजन है और नीचे वाला हिस्सा जो है ये है एंटार्क्टिक। ठीक है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा दिखाया गया आर्कटिक और नीचे से दिखाया गया ये एंटार्क्टिक। इस वाले रीजन की हम लोग जहाँ बात कर रहे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल पर दोनों देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारी बर्फ़ यहाँ पे जमी रहती है, बहुत सारी बर्फ़ आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर क्या हो रहा है, रेगुलर बेसिस पर ये बर्फ़ पिघल रही हैं और आने वाले टाइम पर ये बर्फ़ और तेज़ी से पिघल सकती हैं क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक्स यहाँ पर पाई गई हैं। इस आर्टिकल को अगेन जीएस पेपर 2 और 3 से रिलेट कर सकते हो क्योंकि एनवायरमेंट का एक टॉपिक भी हमारा जीएस पेपर 3 के अंदर आता है। इस आर्टिकल को एक ऑथेंटिक सोर्स द हिंदू से उठाया गया है। एक्सप्लेन सेक्शन पर इन्होंने डिटेल से समझाया था माइक्रो प्लास्टिक्स के इश्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहली चीज़, इशू क्या निकल कर आता है? इशू ये निकल कर आता है, कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये पाया कि एंटार्क्टिका की बर्फ़ के अंदर जो ताज़ी ताज़ी बर्फ़ गिरी है एंटार्क्टिका के अंदर, उसमें पहली बार माइक्रो प्लास्टिक्स पाए जा रहे हैं। माइक्रो प्लास्टिक यानी चावल के दाने से भी छोटा प्लास्टिक है जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जा रहा है, ये माइक्रो प्लास्टिक है। इससे क्या होगा, इससे क्लाइमेट वहाँ का और गर्म होगा, बर्फ़ और तेज़ी से पिघलेगी, जो कि अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हुई नज़र आएगी। अब ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स पाया गया है एंटार्क्टिका के बर्फ़ के अंदर में, ये बताया गया ये एक प्लास्टिक पोल्यूशन है जो कि यहाँ पर उस एरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये हमने लोकेशन ऑलरेडी देख ली है। अब रिसर्चर्स ने डिटेल में क्या क्या बातें बताई हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। रिसर्चर्स ने क्या करा, एंटार्क्टिका वाले रीजन पर 19 अलग अलग जगह से कुछ सैंपल्स उठाए हैं, बर्फ़ के सैंपल्स लिए। कहाँ से? रॉस आइस शेल्फ जो है एंटार्क्टिका के अंदर, वहाँ से अलग अलग जगह से बर्फ़ के सैंपल्स लिए और उन्होंने यहाँ पर डिस्कवर ये किया कि सभी जगह पर छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स मिल रहे हैं। और जो प्लास्टिक के पार्टिकल मिले हैं वो 13 अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक के पार्टिकल्स पाए गए हैं। अब यहाँ पे बोला इसमें से जो सबसे कॉमन प्लास्टिक पाया गया है वो है पीईटी यानी कि पॉलीथाइलिन टेराफ्थलेट करके यहाँ पर एक प्लास्टिक है जो कि यहाँ पर कॉमन पाई गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये वाली प्लास्टिक पाई गई है। इस प्लास्टिक का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? जो बॉटल्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं, उसके अंदर बनाने के लिए, क्लॉथिंग के अंदर भी इस प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज सिचुएशन क्रिएट कर रही है। क्यों? क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक यहाँ पर बताया गया कि अगर ये बर्फ़ पर रुकती है तो बर्फ़ को और गर्म करेगी। उसके पीछे का कारण, माइक्रो प्लास्टिक डार्क कलर की है ना। अब डार्क कलर की है तो क्या होगा, उस पर सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी, मतलब पड़ेगी सनलाइट एक ही तरीके से। अगर डार्क कलर का है तो वो सनलाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। अब सनलाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो बर्फ़ के अंदर भी गर्मी पैदा करेगा। गर्मी पैदा करेगा तो उससे क्या होगा, जो बर्फ़ है वो लगातार पिघलने लगेगी। ठीक है ना। अब उसके बाद ये माइक्रो प्लास्टिक जो एंटार्क्टिका के रीजन के अंदर पाया गया है, इसकी वजह से क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। सबसे पहला इम्प्लीकेशन देखो, इसका जो इम्पैक्ट है वो लोकल और एक बड़े एरिया पे पड़ सकता है। क्योंकि जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं ना, छोटे छोटे प्लास्टिक्स, ये बहुत ख़तरनाक हैं। खतरनाक ये हैं क्योंकि इनके अंदर काफ़ी सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि हैवी मेटल्स, एल्गाई तक इनके अंदर पाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया, ये बेसिकली आप कह सकते हो कि क्या कर सकते हैं, ये
रिमोट एरियाज़ के अंदर, मतलब जैसे अगर हम लोग बात करें एंटार्क्टिक वाले रीजन की बात करें, तो वहाँ पे अगर ये बर्फ़ पर गिरता है तो बर्फ़ को काफ़ी तेज़ी से पिघला सकता है। इसके अंदर पोटेंशियल है कि हाँ डेफिनेटली ये बर्फ़ को पिघला सकता है। अब ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि हाँ बर्फ़ को पिघला देगा तो एनवायरमेंट के लिए खतरनाक है, लेकिन एनवायरमेंट के साथ साथ आपको ये भी देखना है ये ह्यूमन बॉडी के लिए भी काफ़ी खतरनाक है। ह्यूमन बॉडी के लिए कैसे खतरनाक है? तो ये माइक्रोप्लास्टिक क्या करता है, ये हमारी सेल को मार देता है या फिर बॉडी के अंदर काफ़ी सारी एलर्जिक रिएक्शंस को क्रिएट कर देता है। और आपको पता होगा जो हमारी पूरी बॉडी है वो ट्रिलियंस सेल से, कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, तो इनको यहाँ पे मारने का काम करता है ये माइक्रोप्लास्टिक, जो कि काफ़ी हद तक आप कह सकते हो इंसान की जान ले सकता है। तो ये पहला इम्पैक्ट पड़ेगा माइक्रोप्लास्टिक का। दूसरा इम्पैक्ट क्या है, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को पैदा करेगा और बड़े बड़े डिजास्टर्स क्रिएट करेगा। वही चीज़ मैंने आपको समझाई, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। एक व्यक्ति ने यहाँ पर ब्लैक टी शर्ट पहनी है और एक व्यक्ति ने वाइट टी शर्ट पहनी है। अब बताओ किसको गर्मी ज़्यादा लगेगी? ऑब्वियसली ब्लैक वाले को गर्मी ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो हीट को बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसे गर्मी ज़्यादा लगेगी। लेकिन जो वाइट कलर है इस पर हीट लगेगी लेकिन रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि जो प्लास्टिक है वो डार्क कलर की है और डार्क कलर की प्लास्टिक क्या हुआ, बर्फ़ से चिपक गई। अब वहाँ पे जब सनलाइट पड़ेगी तो वो सनलाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। अब ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी यानी गर्म ज़्यादा होगी, तो नीचे से बर्फ़ को भी ज़्यादा पिघलाएगी और बर्फ़ पिघलेगा तो उससे यहाँ पर जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ेगा, लैंडस्लाइड हो सकते हैं, बड़े बड़े एक तरीके से स्नो फ्लड आ सकते हैं, है ना, एक ग्लेशियल बर्स्ट हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होती हुई नजर आएंगी। तो ये बताया गया कि ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ काफ़ी बड़े बड़े डिजास्टर्स ये क्रिएट कर सकता है माइक्रोप्लास्टिक। बाकी माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। आपसे स्टेटमेंट वाइज यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। माइक्रोप्लास्टिक बेसिकली छोटे छोटे प्लास्टिक के पीसेस होते हैं जिनका साइज 5 mm से भी छोटा होता है। मैंने आपको बताया चावल के दाने से भी छोटा आपको यह माइक्रोप्लास्टिक देखने को मिल जाता है, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। अब ये खतरनाक कितना होता है ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब ये जो माइक्रोप्लास्टिक है अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर पाया जाता है, जैसे कॉस्मेटिक्स के अंदर प्लस पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो गए, उन सब के अंदर ये माइक्रोप्लास्टिक होता है। या फिर कॉस्मेटिक के अलावा आपने क्या करा, कोई बड़ी प्लास्टिक है वो टूट गया तो छोटे छोटे टुकड़े उसमें से निकल गए, या कोई बड़ी बॉटल है वो यहाँ पर उसको क्रश किया गया तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े निकल गए। तो ये माइक्रोप्लास्टिक इस प्रकार से जनरेट होती रहती है। और माइक्रोप्लास्टिक ये एनवायरमेंट ह्यूमन के साथ साथ हमारे एक्वाकल्चर क्रीचर्स के लिए भी काफ़ी खतरनाक है, यानी कि जो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर जो जीव रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी खतरनाक है। अगर कोई टर्टल या फिर कोई बर्ड इस माइक्रोप्लास्टिक को खा ले तो उससे उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाएगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा तो बेसिकली क्या होगा, वो काफ़ी तक प्रॉब्लम से फेस करेगा, ठीक है ना, उनकी ग्रोथ वगैरह रिड्यूस हो जाएगी। मैरीन एनिमल्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है इससे। अब माइक्रोप्लास्टिक को टैकल करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव उठाए गए हैं सरकार के थ्रू, ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर आप लोग इस आर्टिकल को 360 डिग्री के अंदर कवर करोगे। मतलब माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है, इसके क्या नुकसान हैं, सरकार ने क्या इनिशिएटिव उठाए हैं, ये आपका तैयार हो जाएगा। इनिशिएटिव की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है, हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लंबे समय तक सालों साल यहाँ पे वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ऐसा ही रहता है, प्लास्टिक जहर उगलता रहता है। तो साल 2019 में हमारे पीएम ने फोकस किया कि हम लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक को एलिमिनेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे साल 2022 तक। दूसरा यहाँ पर स्टेप उठाया गया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में ये रूल लाया गया, जहाँ पे फोकस ये रखा गया कि भाई एक अलग से लोकल बॉडी को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा कि वो एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जहाँ पर इन माइक्रो प्लास्टिक को कलेक्ट किया जाए, अलग किया जाए और उनको डिस्पोज किया जाए ताकि वो एनवायरनमेंट के लिए नुकसान ना बने। फिर एक और स्टेप उठाया गया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम लोग EPR के नाम से जानते हैं। अब ये EPR क्या है, तो EPR बेसिकली एक ऐसी पॉलिसी है जो कि यहाँ पर बोलता है कि जो प्रोड्यूसर है, यानी कि जिसने जिस प्लास्टिक को बनाया है, ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो जो प्लास्टिक है वो यहाँ पर डिस्पोज करना होगा। जिसने प्लास्टिक बनाया है, अब समझ लो किसी ने यहाँ पर प्रोडक्ट यूज़ किया, उसके बाद यहाँ पर उसने फेंक दिया, जो भी किया, तो यहाँ पर उसको इस तरीके से चीज़ें तैयार करनी है कि जिसने वो प्लास्टिक बनाया वही यहाँ पर उस प्लास्टिक को डिस्पोज करे, उस प्लास्टिक को एक सही ठिकाने पर लगाए। तो ये हमारा EPR देखने को मिलता है। अगला आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको बहुत सारी बातें यहाँ पर जानने को मिलेंगी। इसके बेसिस पर आज का थंबनेल भी लगाया हुआ है।
मार्शल आर्ट फॉर्म्स इन इंडिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मार्शल आर्ट की कैसी कैसी फॉर्म्स भारत के अंदर देखने को मिलती हैं। ये पीआईबी के अंदर एक न्यूज़ को कवर किया गया था। इसको जीएस पेपर 1 बेसिकली, इसको 2 नहीं इसको 1 बोलेंगे। आर्ट एंड कल्चर जो है आपके जीएस पेपर 1 के अंदर मेंशन किया गया है। तो कश्मीर के अंदर एक मौलवी हैं, इन्होंने यहाँ पर थंगता जो मार्शल लॉ प्रैक्टिस है इसको सेव किया है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी चर्चा में आया। आप जब लोग इंडियन आर्ट एंड कल्चर की जो नितिन सिंघानिया की बुक है, जो कि सभी लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको ये वाली पढ़नी चाहिए, इस बुक पे जाओगे तो चैप्टर 21 ये बात करता है किस चीज़ के बारे में, हमारे मार्शल आर्ट्स के बारे में। और इसको लेकर यूपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है। बिलीव मी, ये पूरा चैप्टर 21 आज हम लोग खत्म कर देंगे इसी लेक्चर के अंदर। 15 से 20 मिनट में मैं आपको सारे मार्शल आर्ट्स पढ़ा दूंगा, बस खाली फोकस्ड होकर चीज़ों को सुनते रहना। अब देखो, पहले यहाँ पर मेंशन किया गया कि अलग अलग प्रकार की जो मार्शल आर्ट की फॉर्म है इंडिया के अंदर वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली फॉर्म आती है थंगता, जो कि मणिपुर के अंदर मार्शल आर्ट को प्ले किया जाता है। ठीक है, थंगता मणिपुर से बिलोंग करता है, ध्यान रखना। और उसके बाद यहाँ पर एक ह्यूएन लैंगलोंग देखने को मिलता है, ये भी एक इंडियन मार्शल आर्ट है जो कि मणिपुर से देखने को मिलता है। ये ह्यूएन जो लैंगलोंग है, इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, एक थंगता और एक सरित कारक। ध्यान रखना, ह्यूएन लैंगलोंग के ही ये 2 हिस्से हैं, थंगता और सरित कारक। थंगता के अंदर आर्म्ड कॉम्बैट होता है, यानी कि हथियार होगा, एक तलवार होगी और तलवार से लड़ने के लिए स्पीयर भी होगा। और सरित कारक के अंदर यहाँ पर कोई भी हथियार वगैरह नहीं होता। इस प्रकार से आप देख पाओगे, ये है थंगता मार्शल आर्ट, जिसके अंदर हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में यहाँ पर स्पीयर देखने को मिलता है। ठीक है, ये वाला मार्शल आर्ट प्ले किया जाता है। ह्यूएन लॉन्ग यहाँ पे आप देख पाओगे, जो कि एक तरीके से देखने को मिलता है जहाँ पे हाथ में कोई भी हथियार नहीं होता। तो 2 प्रकार के, एक तरफ हथियार भी, एक तरफ हथियार नहीं भी है। ये पहला फॉर्म आपका क्लियर हुआ। दूसरा फॉर्म आता है लाठी खेला। लाठी खेला वेस्ट बंगाल के अंदर यहाँ पर ये मार्शल आर्ट को प्ले किया जाता है। लाठी बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, लाठी एक लकड़ी का वेपन है, एक डंडे का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लाठी का इस्तेमाल किया जाता है इस मार्शल आर्ट के अंदर, नाम से ही पता चल रहा है। लाठी या फिर स्टिक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस मार्शल आर्ट के अंदर। पंजाब और बंगाल के अंदर यहाँ पर ये लाठी का इस्तेमाल होता है। और जो भी प्रैक्टिशनर यानी कि जो भी इस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करता है वो बेसिकली लठियाल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके बारे में मेंशन किया गया। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे, ये आपको देखने को मिल जाता है लाठी खेला, ये वेस्ट बंगाल के अंदर इस प्रकार से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की जाती है। उसके बाद अगला प्रकार आता है गतका। गतका मार्शल आर्ट यहाँ पे पंजाब के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है। गतका मार्शल आर्ट का एक सबसे पुराना फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर एक तलवार आपको देखने को मिलती है, स्टिक से भी यहाँ पर इसको एक तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें फाइटिंग स्किल्स दिखाई जाती हैं, सेल्फ कंट्रोल भी दिखाया जाता है। गतका जो है ये ओरिजिनेट हुआ था, यानी कब बना था, जब जो 6th गुरु हैं, 6th सिख गुरु हैं हरगोबिंद, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, किरपान को अडॉप्ट किया था अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मुगल एरा के समय पर। तब से यहाँ पर गतका को प्रैक्टिस किया जाता है एज अ मार्शल आर्ट। गतका को बेसिकली यहाँ पर एक बैटल टेक्निक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे, पहले तो सिर्फ मार्शल आर्ट की तरफ पर प्रैक्टिस किया जा रहा था, लेकिन आज के टाइम पर पहले गुरुद्वारा, नगर कीर्तन, अखाड़ास के अंदर ही इसको प्ले किया जाता था। लेकिन करंट टाइम में बात करें तो इसको एक बहुत बड़ा प्रेजेंस मिल चुका है। जो गतका है बेसिकली वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पर स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। क्यों? जब से गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया 2008 में बनाए, तब से यहाँ पर इसको हम लोग स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ठीक है ना, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये मैंने आपको समझाया। इस प्रकार से गतका को प्ले किया जाता है, इसको प्रैक्टिस किया जाता है। आगे आते हैं, अगला मार्शल आर्ट है यहाँ पे कलारीपयट्टू, जो कि केरला के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है। इसको लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। कलारीपयट्टू एक मार्शल आर्ट है जो कि यहाँ पर पुरानी ज़माने की नॉलेज के ऊपर बेस्ड आपको ये देखने को मिलेगा। ये केरला के अंदर ओरिजिनेट हुआ 3rd सेंचुरी BC से लेकर 2nd सेंचुरी AD के बीच में। आज के टाइम पर ये केरला के साथ साथ तमिलनाडु में भी प्रैक्टिस किया जाता है। या फिर आप कह सकते हो, अगर हम लोग इंडिया का मैप ड्रॉ करें नीचे से, तो आपको केरला और तमिलनाडु दोनों में देखने को मिलेगा। यानी कि आप कह सकते हो साउथ इंडिया के अंदर ये जो है कलारीपयट्टू, ये मार्शल आर्ट प्रैक्टिस किया जाता है। नाउ ये जो प्लेस है जहाँ पे मार्शल आर्ट को प्ले करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसको हम लोग कलारी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, ये बेसिकली एक प्रकार का जिम्नेजियम तरीके से आपको ये देखने को मिल जाएगा। एक बैटल फील्ड होता है और उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो ये पुराना तरीके से लड़ने का एक तरीका आपको देखने को मिलेगा। इसको हम लोग मॉडर्न कुंग-फू के नाम से जानते हैं। यानी कि आप कह सकते हो मॉडर्न कुंग-फू का फादर, इसको कंसिडर किया जाता है एज अ फादर ऑफ मॉडर्न कुंग-फू। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, फादर ऑफ मॉडर्न कुंग-फू क्या है, वो आपको कलारीपयट्टू ध्यान रखना है। कुछ इस प्रकार से कलारीपयट्टू को प्ले किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। यूपीएससी ने साल 2014 में कलारीपयट्टू को लेकर एक क्वेश्चन पूछा था। अलग अलग स्टेटमेंट दिए थे
पहला स्टेटमेंट ये बोलता है ये एक पुराने ज़माने का भक्ति कल्ट ऑफ शैविज़म आपको देखने को मिलेगा जो कि अभी भी साउथ इंडिया के अंदर प्ले किया जाता है। ऐसे तो हमने कुछ पढ़ा नहीं कि भक्ति कल्ट शैविज़म, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ये तो इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, ये एक एंशियंट स्टाइल ब्रॉन्ज ब्रास वर्क आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये भी गलत है, अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा। देन तीसरा आपको देखने को मिलेगा ये एक एंशियंट फॉर्म ऑफ डांस ड्रामा है, अब यहीं पे ख़त्म हो गया, नदन पार्ट का यूज़ हो गया, नदन पार्ट में प्ले किया ही नहीं जाता है। चौथा आपको देखने को मिलेगा ये एक एंशियंट मार्शल आर्ट है जो कि आज के टाइम पर साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों में प्ले किया जाता है, तो ये बिल्कुल सटीक लग रहा है। इसके अलावा हमने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ पढ़ी ही नहीं है, तो ये एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा। आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे आते हैं, फिर एक और यहाँ पर मार्शल आर्ट आता है मल्लखंब। ये मध्य प्रदेश के अंदर प्ले किया जाता है, नाम से ध्यान रख सकते हो, मल्लखंब मध्य प्रदेश। मल्लखंब जो है एक पुराना स्पोर्ट अगेन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो जिमनास्ट होते हैं, इस प्रकार से आप देख पाओगे जिमनास्ट, ये योगा जिमनास्टिक पोस्चर वगैरह, इनकी ग्रिप बहुत टाइट होती है, तो आप देख पाओगे इस प्रकार से ग्रिप के ऊपर इनका पूरा का पूरा ये मार्शल आर्ट प्रैक्टिस किया जाता है। होता क्या है, इसमें एक वुडन पोल देखने को मिलेगा, है ना, तो ये एक वुडन पोल होता है, ध्यान रखना। तो ये जो मल्लखंब नाम रखा गया है ये किस बेसिस पर रखा गया, मल्लखंब, इसको दो शब्दों में तोड़ दो, मल्ल मतलब रेसलर और खंब मतलब पोल यानी खंबा। इसके ऊपर यहाँ पर इस प्रकार से इस मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की जाती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के अंदर ही यहाँ पर मल्लखंबा की प्रैक्टिस होती है, तो आप लोग इस प्रकार से ये पिक्चर देख सकते हो। फिर उसके बाद आता है सिलंबम, ये तमिलनाडु के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है। सिलंबम भी एक मार्शल आर्ट आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर वेपन्स का इस्तेमाल होता है। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है तमिलनाडु में, और यहाँ पर भी बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के वेपन्स का इस्तेमाल होता है, अलग अलग फॉर्म का इस्तेमाल होता है, स्नेक, टाइगर, ईगल फॉर्म का यूज़ किया जाता है इसके अंदर। ये भी आप लोग यहाँ पर ज़रूर ध्यान रख सकते हो, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ये क्लियर कर चुके होंगे। उसके बाद एक आता है मुस्ती योद्धा, ये वाराणसी के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर मार्शल आर्ट है। ये इसके अंदर किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है ना। ये जो टेक्निक है मार्शल आर्ट की, ये वाराणसी को बिलोंग करती है। इस मार्शल आर्ट के अंदर जो पंचेस हैं यानी घूंसे, लात, नी, एल्बो, इन चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। अपने आप को इंसान एक प्रोटेक्शन देता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है अपने हाथ पैर का इस्तेमाल कर कर। ये जो टेक्निक है मार्शल आर्ट की, इसमें यहाँ पर इंसान को कंप्लीट फिजिकल और मेंटल कोऑर्डिनेशन दोनों चाहिए होता है। फिजिकली और मेंटली दोनों यहाँ पर आपस में एक कोऑर्डिनेशन बनेगा, तब जाकर वो इस प्रकार से यहाँ पर ये मुस्ती योद्धा को प्रैक्टिस कर पाएगा। फिर उसके बाद एक और मार्शल आर्ट आता है कठी समूह, ये आंध्र प्रदेश के अंदर ये प्रैक्टिस किया जाता है। कठी समूह यहाँ पर काफ़ी फेमस है, एक मेंशन्ड मार्शल आर्ट है आंध्र प्रदेश का। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की तलवारों का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर मेंशन किया गया कि देखो गरीदी एक नाम है जो कि एक लोकेशन को दी गई है जहाँ पर खटी समूह को परफॉर्म किया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। यहाँ पर हम लोग स्टिक का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी स्टिक का भी यूज़ कर लिया जाता है, अलग अलग तलवारों का प्लस स्टिक का भी यूज़ हो जाता है। अगर तलवार नहीं तो यहाँ पर इस प्रकार से डंडों का भी इस्तेमाल हो जाता है इस कटी समूह के अंदर, तो ध्यान रख सकते हो उसको भी। बाकी एक और मार्शल आर्ट आता है स्क्वायर, ये कश्मीर के अंदर प्रैक्टिस ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पर अगेन तलवार का इस्तेमाल किया जा रहा है सॉरी। तो होता क्या, यहाँ पर एक कर्व सी सिंगल एज स्वॉर्ड होती है, सिंगल धारी तलवार आपको ये देखने को मिल जाएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखो तलवार के साथ भी होता है और बिना तलवार के साथ, बिना हथियार के भी यहाँ पर स्क्वायर मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस किया जाता है। बिना तलवार के अंदर बात करें तो वहाँ पे लात, घूसो, लॉक करना, चॉप करना, तो इस प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि स्क्वायर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इन सभी मार्शल आर्ट्स के बारे में पढ़ लिया है, और अगर अच्छे से क्लियर हो चुका है तो थम्स अप कर देना, आपका इंडियन आर्ट एंड कल्चर का चैप्टर नंबर 21 क्लियर हो चुका है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर 2 पॉलिटी से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। पेटेंट रिजीम को लेकर एक बवाल मचा है। अब इस आर्टिकल को द हिंदू ने एक्सप्लेनर सेक्शन पर कवर किया था, हमने इसको मिस किया है आज, लेकिन कवर करेंगे। इसी वजह से बोलता हूँ करंट अफेयर का वीडियो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ आर्टिकल्स जो कि हमारे न्यूज़पेपर्स के अंदर कवर नहीं हो पा रहे हैं, उनको मैं यहाँ पर कवर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेंशन किया जाता है इंडियन पेटेंट रिजीम क्लैश विद द यूएस नॉर्म। रिजीम मतलब जो हमारे कानून वगैरह हो गए, एक्ट हो गए, लॉज हो गए, ये यहाँ पर रिजीम का मतलब आप कह सकते हो। तो इंडिया के अंदर पेटेंट को लेकर काफ़ी सारे एक्ट, लॉज आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन आज के टाइम पर इंडिया के पेटेंट लॉज कहीं ना कहीं यूएस के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में क्लैश कर रहे हैं। इसको लेकर बेहतरीन सा आर्टिकल है, समझने की कोशिश करेंगे, आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। जीएस पेपर 2 के अंदर सिलेबस में मेंशन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो आप लोग इसको जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो।
हुआ क्या है, इशू समझते हैं पहले। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, यूएस की साइड से एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जिसका नाम है स्पेशल 301 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया कि देखो इंडिया को बेसिकली एक मतलब आप कह सकते हो कंसर्न वाली कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इस रिपोर्ट ने हाईलाइट ये किया कि बहुत सारे देशों में कॉपीराइट को लेकर, ट्रेडमार्क को लेकर सही से काम नहीं किया जा रहा है, और इंडिया भी यहाँ पर उसमें से एक कंट्री है जो कि प्रॉपर पेटेंट राइट्स को यहाँ पर फॉलो नहीं कर रही है। और इसी चक्कर में इस रिपोर्ट के अंदर 2 लिस्ट मेंटेन की जाती हैं, प्रायोरिटी लिस्ट और वॉच लिस्ट। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट है एक, तो इंडिया को यहाँ पर अपनी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के अंदर रखा गया है। इंडिया के साथ साथ 6 और कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना, चिली, चाइना, इंडोनेशिया, रशिया और वेनेजुएला। इनको प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के अंदर रखा गया है। ठीक है ना, आप लोग इसको ध्यान रख सकते हो। एक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट होती है और इसको वॉच लिस्ट भी हम लोग बोलते हैं। इस लिस्ट के अंदर भारत को रखा। क्यों रखा? क्योंकि इंडिया के अंदर पेटेंट को लेकर जो कानून है वो कहीं ना कहीं यूएस के कानून के साथ में क्लैश कर रहे हैं, यूएस के कानून के साथ में टकराव हो रहा है। यूएस के हिसाब से यहाँ पर वो चीज़ें फॉलो नहीं हो पा रही हैं, एग्जैक्टली यूएस का ये कहना है। अब पहला क्वेश्चन दो यही आएगा, सर पेटेंट है क्या, या इंडिया पेटेंट रिजीम क्या है, इसको समझा दो। देखो पेटेंट क्या होता है, बेसिकली एक एक्सक्लूसिव सेट ऑफ राइट है। मान लो आपने एक इन्वेंशन किया, एक नया प्रोडक्ट बनाया, और आप अगर एक प्रोडक्ट बना रहे हो उसको आप लेकिन प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा? वो दूसरा व्यक्ति कॉपी कर लेगा, दूसरा बनाकर उससे पैसा कमा लेगा, है ना। तो पेटेंट क्या करता है, आपको एक राइट देता है कि भाई आपने इन्वेंशन किया है उसका, तो ये आप ही का प्रोडक्ट है, आपकी इजाज़त के बिना कोई दूसरा व्यक्ति उसको कॉपी नहीं कर सकता। तो ये एक्सक्लूसिव सेट ऑफ राइट्स है जो कि यहाँ पर किसी इन्वेंशन के लिए दिए जाते हैं, या आपने कोई नया सोल्यूशन निकाला है, कुछ भी नया बनाया, तो उसके ऊपर आप लोग यहाँ पर उसको रजिस्टर करवा लेते हो, उसके ऊपर पेटेंट ले लेते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि इंडिया के अंदर जितने भी पेटेंट्स वगैरह हैं उसको गवर्न करने के लिए एक कानून है, ध्यान रखना। उस कानून का नाम है इंडियन पेटेंट एक्ट ऑफ 1970। 1970 में इस कानून को लाया गया था। इसके अंदर बोला गया कि आप कोई इन्वेंशन करते हो, जैसे कोई नॉवल होनी चाहिए वो, ठीक है, कोई नया इन्वेटिव स्टेप होना चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर इसको यूज़ करना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो ये अगर तीनों चीज़ें हैं तो आप लोग यहाँ पर इस पेटेंट के अंदर अपने उस प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा सकते हो, उसके ऊपर पेटेंट राइट ले सकते हो। उसके साथ साथ एक और पॉइंट होना चाहिए, जब हम ये पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 को लेकर आए थे तो इसके अंदर 2 सेक्शन रखे गए, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। अब सेक्शन 3-4 क्या बोलते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया जो भी आप सामान बना रहे हो, जो भी आप लोग सामान पर पेटेंट राइट लेने आए हो, तो ध्यान रखना वो सेक्शन 3 और 4 के अंदर नहीं आने चाहिए। अगर सेक्शन 3 और 4 के अंदर कवर हो रहा है तो उसके ऊपर पेटेंट राइट आपको नहीं दिया जाएगा। अब क्या है ये सेक्शन 3-4, आगे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, डोंट वरी। पेटेंट की चर्चा या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की चर्चा सबसे ज़्यादा यहाँ पर हुई है, आप कह सकते हो कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर। कोविड-19 के टाइम पर काफ़ी चर्चा की गई। हुआ क्या, देखो इंडिया ने 1970 में अपना पेटेंट, इंडियन पेटेंट एक्ट को लेकर आया था। धीरे धीरे भारत ने क्या किया, इंटरनेशनल जो लॉज है उनके साथ में अपने आप को अलाइन कर लिया, अपने साथ में मिला लिया, और फिर भारत ट्रिप्स का पार्ट बन गया। ट्रिप्स क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये WTO का ही यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है, एक अग्रीमेंट है। भारत बाद में इंटरनेशनल लेवल पर इसका हिस्सा बन जाता है। कब? 1 जनवरी 1995 के अंदर। इनफैक्ट जब ट्रिप्स को लाया गया था तो इन्हीं कंट्रीज़ ने, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इन्होंने यहाँ पर जोर दिया कि भाई आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक तरीके से जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर ट्रिप्स को साइन करेंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, भारत इसको साइन करता है 1995 के अंदर में, और अपने फिर लॉस को चेंज करता है, यानी इंडियन पेटेंट एक्ट को जो 1970 में लाया गया था इसके अंदर बदलाव कर दिए गए 2005 में। तो मतलब इंडियन पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 यहाँ पर आ गया, यानी नया 2005 में कुछ बदलाव करके यहाँ पर हम लोग अपने पेटेंट राइट्स को लेकर आ गए। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर कुछ और भी कन्वेंशंस देखने को मिलेंगे जिसको भारत ने साइन कर रखा है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके साथ बेर्ने कन्वेंशन हो गया, बुदापेस्ट ट्रीटी हो गया, उसके बाद पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। ये सारी चीज़ें, ये सारी यहाँ पे बड़े बड़े कन्वेंशंस हैं, एक्ट हैं, इन सब को भारत ने साइन कर रखा है। भारत इन सब का सिग्नेटरी है, आप लोग को ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया कि भाई 2005 में भारत ने अपने खुद के पेटेंट राइट्स को जो है 2005 में वापस से क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। 1970 में आया था, लेकिन 2005 में चेंजेस करके इसको वापस से लेकर आए। अब क्वेश्चन ये है कि इशू क्या है इसमें, ये तो हमने पेटेंट राइट पढ़ लिया, अब बताओ यूएस ने इसमें दिक्कत क्या बताई है।
तो यूएसटीआर ने जो रिपोर्ट पब्लिश करी है उसमें क्या बताया, उसमें यह बताया कि देखो जो पेटेंट्स यहाँ पर इशू किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर में, उसमें कहीं ना कहीं कंसर्न है, कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है। अब वो चिंता वाली बात क्या है, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। वो है भारत का सेक्शन 3D, यानी कि इंडियन पेटेंट एक्ट का जो सेक्शन 3 है उसका क्लॉज डी यहाँ पर एक प्रॉब्लम बनकर आता है। यहाँ पर क्या बोला जाता है, तो इसको देखो, सेक्शन 3D के अंदर बोला गया, द मियर डिस्कवरी ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ नोन सब्सटेंस विच डज नॉट रिजल्ट इन द एनहेंसमेंट ऑफ द नोन एफिकेसी ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास इंडियन पेटेंट एक्ट है, आपने कोई नया इन्वेंशन किया तो आप लोग अपने उसके ऊपर पेटेंट को रजिस्टर करवा सकते हो। लेकिन ये भी मैंने आपको बताया था कि आपका जो भी सामान है अगर वो सेक्शन 3D के अंदर में आ रहा है तो आप लोग यहाँ पर उसके ऊपर पेटेंट राइट नहीं ले सकते। अब सेक्शन 3D ये बोलता है कि मान लो आपने एक नया इन्वेंशन किया है, मान लो आपने कुछ यहाँ पे बना लिया, लेकिन उसका कोई एफिकेसी नहीं है वहाँ पे, मतलब कुछ वो नया करके नहीं दे रहा, या फिर आपका कुछ नॉन सब्सटेंस है, यानी कि मान लो एक ड्रग है, एक दवाई है, उस दवाई के अंदर आपने छोटा सा चेंज कर दिया और उसी की नई फॉर्म की दवाई बना दी और बोले लगे भाई इस पे पेटेंट दे दो, तो ऐसा नहीं होगा। वो तो एक नॉन सब्सटेंस है, उसको तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं उस सब्सटेंस को, उससे हम लोग वाकिफ हैं। तो आपने थोड़ा सा चेंज करके उसी के ऊपर यहाँ पर पेटेंट मांगोगे तो वो पेटेंट नहीं मिलेगा। सेक्शन 3D यहाँ पर इसको एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। बाकी तो यूएस ने यहाँ पर इसी को लेकर कंसर्न उठाया है, क्योंकि ये यूएस ने पता है क्यों कंसर्न उठाया, उसके पीछे का कारण है। कारण यह है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड लास्ट में ईडी लगा रहा हूँ, जैसे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हो गई, ये लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर पेटेंट का यूज़ करते हैं। मतलब ये लोगों ने मान लो कोई ड्रग बनाया, कोई दवाई बनाई और दवाई बनाने के ऊपर उसके बाद उस पर पेटेंट ले लिया, सपोज 10 ईयर्स का, 10 साल का पेटेंट ले लिया। अब 10 साल खत्म हुए तो उस पर पेटेंट खत्म हो रहा होता है, ठीक है। तो क्या है ना, अब जब तक पेटेंट है तब तक कोई दूसरा देश उसको बना नहीं सकता, दूसरा कोई उसका यूज़ नहीं कर सकता, जब तक यही यहाँ पर उसको यूज़ करते रहेंगे, उसको बेचेंगे, कमाएंगे उससे ही। लेकिन होगा क्या, 10 साल बाद पेटेंट इसके ऊपर से हट जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस करके वापस से कोशिश करते हैं कि मैं 10 साल का इसके ऊपर पेटेंट ले लूँ। तो ये चीज़ यहाँ पर भारत अलाउ नहीं करता। यही चीज़ यहाँ पर यूएस को पसंद नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज़ को पसंद नहीं है कि भाई हमारा सामान है तो फिर यहाँ पर इसके ऊपर ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि इन कंट्री के पेटेंट राइट्स के अंदर ये कमियां हैं, और इसी के बेसिस पर आप कह सकते हो कि भारत के साथ साथ और भी काफ़ी सारी कंट्रीज जिनके साथ में ट्रिप्स एग्रीमेंट को साइन करवाया था। मैंने आपको बताया ना, ट्रिप्स एग्रीमेंट को साइन करवाया था इन कंट्रीज़ के थ्रू, तो ये सेक्शन 3D के तहत करवाया था। उसके साथ सेक्शन 3D के अंदर एक बात और बोली गई, जो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स है उसको रोकने का काम करता है। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट क्या है, बिल्कुल सेम चीज़ जो कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर समझाई है। एक ड्रग है, उसके अंदर चेंजेस करे गए, और आपको इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझना है ना, तो इसका एक केस हुआ था, एक जजमेंट आया था नोवार्टिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का। अब ये 2013 का केस क्या था, इसको समझते हैं। इस केस में क्या हुआ, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है दवा बनाने वाली जिसका नाम है नोवार्टिस। अब इस नोवार्टिस ने क्या किया, यहाँ पर आप देख पाओगे इसकी दवा है ये ग्लिवेक वाली, ये नोवार्टिस कंपनी है। इसने यहाँ पर क्या किया, एक पेटेंट को फाइल कर दिया। कौन सी वाली ड्रग के लिए, अपनी ग्लिवेक के लिए। ग्लिवेक के लिए इसने बोला कि मुझे एक पेटेंट चाहिए, ठीक है, मुझे पेटेंट राइट चाहिए। अब जिसको बाद में चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला कि जो ये ग्लिवेक नाम की दवा है ये बेसिकली केवल एक बीटा क्रिस्टलिन है, जो कि जाना माना ड्रग है, इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं। तो क्रिस्टलिन बीटा है ये, जिसको हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं हुआ है। कोई आपने एक अलग से छोटा सा एडिशन करने के बाद में आपने यहाँ पर इसके ऊपर पेटेंट लेने आ रहे हो तो आपको इसके ऊपर पेटेंट नहीं मिल सकता, ठीक है ना, जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी। तो इसी चीज़ को लेकर कंसर्न है कि भारत यहाँ पर एवरग्रीन पेटेंट को भी अलाउ नहीं करता है। सेक्शन 3D यहाँ पर एवरग्रीन पेटेंट को रोकता है। क्लियर हो गया, तो ये आप लोगों ने यहाँ पर आई होप अच्छे से समझ लिया है। एक रिगार्डिंग क्लैरिटी मिल चुकी है इसके, मैंने आपको ये सारी बातें समझा दी हैं। ट्रिप्स वगैरह क्या है, भारत से साइन करवाया, बहुत सारी कंट्रीज़ के थ्रू यहाँ पे ट्रिप्स को साइन करवाया। तो यूएस यहाँ पर चाहता यह है कि भारत के जो ये पेटेंट लॉज इसके अंदर बदलाव रहे और यहाँ पर इस प्रकार से जो कंपनी से दोबारा से पेटेंट ले सकें, क्योंकि हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता है। हम लोग यहाँ पर इन चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं, चीज़ों को रोकते हैं। वो कैसे कैसे किया जाता है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। उसके साथ साथ इसी पेटेंट को लेकर WTO के अंदर, जो WTO मेंबर्स है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नवंबर 2021 में इनकी एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर ये क्या करते हैं, दोहा डिक्लेरेशन को अडॉप्ट कर लेते हैं।
ट्रिप्स एग्रीमेंट को लेकर एक दोहा डिक्लेरेशन के ज़्यादा बातचीत होती है, उसको अडॉप्ट करते हैं। और दोहा डिक्लेरेशन के अंदर दोनों चीज़ों को लेकर चर्चा की जाती है। ये बोलते हैं हाँ बिल्कुल पेटेंट के ऊपर छूट मिलनी चाहिए, पब्लिक हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर ये लोग बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके पास यहाँ पर एक तरीके से राइट होना चाहिए कंपल्सरी लाइसेंस का, ठीक है, यहाँ पर मतलब एक तरीके से उनको एक पेटेंट का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। मतलब दोनों तरीके की बात यहाँ पर दोहा डिक्लेरेशन के अंदर रखी जाती है। एक तरफ छूट देने की बात भी करते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर अपने पेटेंट को प्रोटेक्ट करने की बात भी करते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये पूरा पर्टिकुलर आर्टिकल था इंडियन पेटेंट और रिजीम एक्ट को लेकर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। काफ़ी दिनों से चर्चा में तो मैंने सोचा आपके साथ में मैं इसको लेकर एक पर्टिकुलर डिस्कशन कर लूँगा। नाउ इसी के साथ करेंगे हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।